ओके, तो आज हम लोग, जैसे आपको याद होगा, हमने वन डायमेंशनल मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किया था, वैसे ही आप टू डायमेंशनल मोशन में भी इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हो, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस. सो लेट्स डिराइव दोज इक्वेशंस. सो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट. अगर आपको याद होगा, हमने वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म है. फॉर एन ऑब्जेक्ट in a plane, moving in a plane, traveling in a plane, moving in a plane with uniform acceleration. अब with uniform acceleration बोलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, otherwise you won't be able to derive the relations that we want. हमको जो equations चाहिए हम derive नहीं कर सकते अगर uniform acceleration नहीं बोला तो, right? So more or less idea same है. मैं मान लेता हूँ, मैं ग्राफिकली ड्रॉ कर देता हूँ इसको, तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा समझेगा आपको. मान लेते हैं कि ये एक्स वाई एक्सिस में पार्टिकल का मोशन है. पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 मान लो इनिशियली. मैं टाइम t इक्वल टू t1 भी बोल सकता हूँ, मैं टाइम t इक्वल टू 0 भी बोल सकता हूँ. इनिशियली पार्टिकल है t पॉइंट पे, उसका वेलोसिटी है u बार, इनिशियल वेलोसिटी. आफ्टर टाइम t द पार्टिकल इज एट पॉइंट q, velocity is v bar, right? Okay, so let us assume that a particle or an object is moving in a two-dimensional plane, in a plane, right? Let the particle is at point P at t equal to 0 initially, right? With velocity u bar. तो इनिशियल वेलोसिटी u bar है, right? After time t, the particle is at point q, क्योंकि मोशन में है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा. the particle is at point q and has velocity v bar, and has velocity v bar, right? okay, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, जैसे हमने पहले ही बोला है. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो मैं डायरेक्टली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, राइट? सिंस द एक्सेलरेशन of the particle is uniform, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है. मतलब अगर पहले वेलोसिटी उसका 1 मीटर पर सेकंड था, एक सेकंड के बाद अगर 2 मीटर पर सेकंड हो गया इन अ गिवन डायरेक्शन, फिर अगले एक सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड होगा, अगले एक सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. मतलब इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा है वो कांस्टेंट है. सिंस द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, therefore we can write down a bar as final velocity minus initial velocity, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. नॉर्मली हम t2 माइनस t1 लिखते हैं. यहाँ पे हमने बोल दिया कि t2 t है और t1 जो था इनिशियल टाइम जो था मैंने 0 मान के रखा है. मैंने 0 मान के रखा है मतलब क्या? जब मैंने मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया तब मैंने स्टॉप क्लॉक चालू किया, मतलब मेरे लिए तो तब 0 ही था. फिर नेक्स्ट रीडिंग जब लूंगा तो जो भी टाइम मिलेगा मैं उसको t बोल दूंगा. तो दैट इज द आइडिया. इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें.
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा a बार t इक्वल टू v बार माइनस u बार, देयरफॉर आपको मिलेगा v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में है ना, राइट। इसको हम लोग कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 गिव्स velocity of a particle, कौन सा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t, राइट। आप इसको लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। v बार कैन बी रिटन इन कंपोनेंट, रिटर्न या फिर स्प्लिट करना बोल सकते हो, रिजॉल्व भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट। सो कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है और एक्स और वाई प्लेन में मोशन है, तो एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट होगा vx होगा ux प्लस axt और vy होगा uy प्लस ayt, इक्वेशन नंबर 2। तो इनफैक्ट टू डायमेंशनल मोशन में ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव किए ये ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन में अगर आपको याद होगा हमने एक ग्राफ के थ्रू डिराइव किए थे। यहाँ पे हमने ग्राफ का यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने सिर्फ बोल दिया कि इनिशियली u बार वेलोसिटी था, फाइनली v बार वेलोसिटी था, तो एक्सेलरेशन आ गया v बार माइनस u बार अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम t माइनस 0। फिर हमको फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो वेक्टर फॉर्म में मिल गया, तो उसके दो कंपोनेंट कर दिए एंड दैट्स इट। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट के भी हमको कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट पहले निकालना पड़ेगा। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी टू डायमेंशनल मोशन स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, फर्स्ट टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें ये सब लगने वाला है हम लोगों को, राइट। इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं बेसिकली। तो यू हैव टू नो कि हम लोग यहाँ पे जो भी कर रहे हैं इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट। अब हाउ, इफ यू रिमेंबर हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला था। अब डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है, आपको याद होगा। सो लेट अस से लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, the displacement of the particle in time t, क्योंकि t1 0 लिया था, t2 t लिया था, तो टोटल टाइम डिफरेंस t हुआ ना। इन टाइम t इज s बार, तो मैं s बार से नोट कर रहा हूँ। therefore s बार इज इक्वल टू, आपको याद होगा हमने ये 1D मोशन में भी s बार निकाला था, एवरेज वेलोसिटी इनटू t, v एवरेज इनटू t। इफ यू रिमेंबर v एवरेज लिया था हमने, और v एवरेज क्यों लिया है, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है कि एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, हर एक टाइम पे एक्सेलरेशन सेम है, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, राइट। और आपको याद होगा कि v एवरेज कैसा होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 into t। Good, right। So I am just trying to keep all the notation in accordance with your textbook, क्योंकि exactly this is the way the textbook has written things, so ऐसा ही है, okay। तो s बार इक्वल टू u बार प्लस v बार, और v बार आपने ऑलरेडी इक्वेशन 1 से डिराइव करके रखा है, u बार प्लस a बार t, तो ये आ गया आपका u बार प्लस a बार t अपॉन 2 into t। Therefore, displacement s bar is nothing but u bar plus u bar is 2u bar
प्लस ए बार टी बाई 2, और जब टी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों टर्म्स को तो यू बार प्लस यू बार इंटू टी इज 2 यू बार टी, और ये आएगा ए बार टी स्क्वायर और नीचे 2 है, राइट। फिर आप सेपरेट कर लोगे, सिर्फ दोनों को सेपरेट कर लोगे तो एस बार इक्वल टू यू बार टी प्लस 1/2 ए बार टी स्क्वायर, क्योंकि पहले 2 यू बार टी अपॉन 2, 2 कैंसिल, दूसरे टर्म में ए बार टी स्क्वायर बाई 2, तो ये मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन 3। So equation 3 gives you displacement vector of a particle moving in 2 dimensions in terms of initial velocity and in terms of uniform acceleration, right? So let us write it down. Equation 2 gives displacement in vector form, of course, in vector form of a particle moving in 2 dimensions in xy plane, right? अब जैसे हमने वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया था, वैसे आप डिस्प्लेसमेंट को भी कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा और y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो s बार कैन बी रिजॉल्व्ड in components as sx और sy। तो जब आप कंपोनेंट्स लिखते हो तब वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है जब मैं sx लिख रहा हूँ तो वो i कैप डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन में है, तो जब मैं sy लिख रहा हूँ तो वो y डायरेक्शन में है, j कैप डायरेक्शन में, हमको पता है। तो वी नीड नॉट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म व्हेन वी आर राइटिंग कंपोनेंट्स। तो s बार इक्वल टू u बार t प्लस हाफ a बार t स्क्वायर आया था, तो u x t आएगा, x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो, और हाफ a x t स्क्वायर आएगा। सिमिलरली जब y कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो ये आपका आ जाएगा u y t इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x y डायरेक्शन प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन 4 gives x and y component of displacement, x and y components of displacement, right? So I will again go through what I have taught so far। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि हमको 2 डायमेंशनल मोशन इसके आगे पढ़ना है। तो 2 डायमेंशनल मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई इंटरेस्टिंग? क्योंकि आप में से अराउंड 99% बच्चे क्रिकेट के फैन होंगे। तो अभी जब एक बैट्समैन ने बॉल को एयर में मारा तो देखते से ही समझना चाहिए कि ये आउट होने वाला है, इट इज गोइंग टू क्रॉस द बाउंड्री, सिक्सर होने वाला है, और समझता है। अगर आप फिजिक्स अच्छे से समझोगे तो समझता है, राइट। अगर क्रिकेटर फिजिक्स पढ़ के क्रिकेट खेलने जाए तो दे विल बी मोर सक्सेसफुल इन देयर करियर्स, क्योंकि पता होगा एग्जैक्टली कितने एंगल से कितने वेलोसिटी से मारना है, तो एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बॉल, राइट। ओके, और ये ट्रेनिंग उनको होती भी है बेसिकली, गुड। या फिर आप फुटबॉल देखते हो तो बॉल को किक किया तो बॉल पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, सच मोशन आर कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये हो गया एक टाइप का 2 डायमेंशनल मोशन। दूसरे टाइप का पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, आपकी घड़ी के कांटे, वो भी तो 2 डायमेंशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है इन एक्स वाई प्लेन लेटर से। तो 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मोशन है मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज पार्टिकल इज चेंजिंग द पोजीशन, सो देयर हैज टू बी सम डिस्प्लेसमेंट। मोशन है तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन हो सकता है, होगा ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है।
तो हमने क्या किया इस पर्टिकुलर स्लाइड जो आप देख रहे हो, हमने सिर्फ बोला कि इनिशियली पार्टिकल पी पोजीशन पे था, इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि ठीक है मैं यहीं से मेजर करूंगा टाइम, तो मैं इसको t1 नहीं बोल रहा हूँ, बस t इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ। तो उसका वेलोसिटी था u बार, so initial velocity of the particle was u bar at point p. Now after a time t, the particle is at position q with final velocity v bar, right? तो जब मैंने बोला कि इनिशियल u बार था, फाइनल v बार है, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है, मतलब एक्सीलरेशन है। अगर मैं बोलता कि उधर भी u बार इधर भी u बार, तो देयर इज नो एक्सीलरेशन, बट आई एम सेइंग जब मैं सिस्टम को, जब मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तभी मैंने बोल दिया कि q पे वेलोसिटी v बार होगा, मतलब एक्सीलरेशन तो हुआ। और हमने टॉपिक के टाइटल में ही लिखा है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। So by definition of acceleration, it is final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time. This is by definition. All right. Good. So v bar minus u bar upon t minus 0. Right. Okay. So simplify कर लिया तो हमको मिल गया v bar equal to u bar plus a bar t. अब हमने टू डायमेंशन मोशन में है तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, जैसे ऑलरेडी हमने वेक्टर्स में सीखा है, तो बस उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया हमने, vx इक्वल टू ux प्लस axt और vy इक्वल टू uy प्लस ayt। अगर t टाइम में डिस्प्लेसमेंट s हुआ है, s बार हुआ है, तो s बार आप एवरेज वेलोसिटी से निकाल सकते हो एज v बार एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी कब ले सकते हो? ओनली व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट्स इट। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो यू कैन नॉट फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी, राइट? क्यों नहीं? क्योंकि फिर रैंडम चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो हाउ कैन आई टेक एवरेज? आई कैन नॉट टेक एवरेज व्हेन देयर इज रैंडम चेंज इन वेलोसिटी। तो u बार प्लस v बार बाई 2 इंटू टी आ गया, और v बार जो है ये हमने ऑलरेडी u बार प्लस a बार t, ये इक्वेशन 1 से करके रखा था, करेक्ट? तो अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, आपको मिल गया s बार इक्वल टू u बार t प्लस 1/2 a बार t स्क्वायर। अब आपने इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, सो sx इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर एंड sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। If you know this much, we can go ahead and study projectile motion now, right? तो projectile motion के लिए बेसिक चीजें मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ, right? Okay, so next in the line that you have to study, so you have to start with first type of two-dimensional motion, and that is projectile motion. Projectile motion, right? सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल मतलब क्या वो समझ लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने एयर में थ्रो किया मतलब हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट? देयर वाज अ ऑब्जेक्ट, हमने उसको उठा के फेंक दिया मतलब वी हैव गिवन सम वेलोसिटी इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? अब ये जो वेलोसिटी है मैं इसको बोलता हूँ u बार, इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल दिया हम लोगों ने, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, राइट? ओके, और जब ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इट इज मूविंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि मैंने उसको फेंक दिया तो वो ऊपर जाएगा मतलब वो वापस नीचे भी आएगा। तो आई विल जस्ट ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी। बाय द वे ट्रैजेक्टरी क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो आई हैव जस्ट थ्रोन एन ऑब्जेक्ट इन सम डायरेक्शन with respect to horizontal and I have given some velocity, right? तो हो क्या रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऊपर फेंका है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है,
तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव हो रहा है। बाय द वे, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को सिंपल करना है आपको, डिफिकल्ट करना है तो ये आपका चॉइस है, सिंपल करना है अगर आपको, तो जहां से मोशन स्टार्ट हुआ उसको ओरिजिन मान लेना, वहीं पे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देना। सो इट इज योर चॉइस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप सिलेक्ट करते हो, बट इफ यू वांट टू मेक दिस वेरी सिंपल, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ वहां पे ओरिजिन सेट कर दो, राइट, गुड। अब ऐसा करते हैं हम लोग, पहले तो प्रोजेक्टाइल क्या है वो डिफाइन कर लेते हैं, फिर मोशन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको प्रोजेक्टाइल का मतलब पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल, एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड with some initial velocity making some angle with the horizontal and it is projected in the air, that is projectile. So ये एक ऑब्जेक्ट ही है बेसिकली, तो एन ऑब्जेक्ट thrown in air with some initial velocity, because it should have some velocity, with initial velocity in any direction, क्योंकि there is no preferred direction, मैं उल्टी डायरेक्शन में भी थ्रो कर सकता था, doesn't matter, in any direction, or it will make some angle with the horizontal, making an angle, some angle basically, making some angle, I don't know what value, इसलिए मैं n नहीं लिख सकता वहाँ पे, because it's not a particular value, it can be 10 degree, it can be 80 degrees also. So making some angle with the horizontal, और जब हमने इसको फेंक दिया तो it is moving under the action of gravity, right? But moving freely, freely मतलब हम लोग एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करने वाले, moving freely under the action of gravity is called projectile. तो प्रोजेक्टाइल ये एक ऑब्जेक्ट ही है जिसको हमने एयर में थ्रो किया है with some initial velocity in any direction, making some angle with the horizontal, moving freely under the action of gravity. जैसे क्रिकेट में बैट्समैन ने बॉल को हिट किया एयर में तो बॉल प्रोजेक्टाइल बन गया, सिंपल। बॉल ने कुछ एंगल बनाया होगा ना विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब करेक्ट। फुटबॉल में किसी ने बॉल को किक कर दिया एयर में तो बॉल बन गया प्रोजेक्टाइल, राइट। देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल मिसाइल, हमने मिसाइल लॉन्च कर दिया तो मिसाइल विल मेक सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड वी हैव गिवन इट सम इनिशियल वेलोसिटी, राइट, सो दैट इज प्रोजेक्टाइल। तो u बार इज इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हमने अब तक जो कुछ लिखा है और ड्रॉ किया है, एक ही डायग्राम में ये जो फिगर ड्रॉ की है मैंने, इस पे आप बहुत सारे चीजें डिफाइन कर सकते हो। जैसे पहले तो प्रोजेक्टाइल डिफाइन कर दिया, दूसरा ये जो एंगल बना है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो u बार है इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट किया जिस वेलोसिटी से वो बन गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल के साथ वो बन गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो पाथ है, रेड लाइन जो दिखाई है मैंने, ये जो पाथ प्रोजेक्टाइल कवर करेगा, मतलब जो ये पाथ फॉलो करेगा, उसको आप बोल दोगे ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी इज नथिंग बट द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग ये डेफिनेशन बना सकते हैं इस पे से। So see, from one single figure we can make minimum 4 basic definitions. तो प्रोजेक्टाइल तो डिफाइन हो गया, उसके बाद क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं, देखेंगे स्लोली क्या क्या और डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग इसमें फिजिकल इक्वेशन, मतलब बेसिकली मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा यहाँ पे,
तो थोड़ा तो मैथमेटिक्स करना पड़ेगा आपको। सो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे? द वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, राइट, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी प्रोजेक्शन. So I'll just say velocity of projection. Velocity of projection. The velocity with which, अभी आप body बोल दो, projectile बोल दो, object बोल दो, doesn't matter. The velocity with which a body is projected is called as velocity of projection. फिर angle of projection. मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया था, that was angle of projection. राइट, तो कैसे डिफाइन करोगे? द एंगल मेड बाय, किसने एंगल बनाया? प्रोजेक्टाइल ने. मतलब किसने बनाया? मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी था, वेलोसिटी प्रोजेक्शन, उसने एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. द एंगल मेड बाय, द एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हो, बाय द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हो, बाय द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो. सो द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हो. द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, या तो विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, विद द हॉरिजॉन्टल is called as angle of projection. सिंपल सिंपल. फिर जो पाथ ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा उसको बोल दोगे ट्रैजेक्टरी. सो ट्रैजेक्टरी, द पाथ followed by the projectile in space is called as trajectory. Good enough, right? बहुत सिंपल है. अब because we still have some time left, तो मैं सिर्फ आपको अभी बता दूंगा थोड़ा सा फिजिक्स, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. सिर्फ थोड़ा सा फिजिक्स समझ लेंगे आज कि होगा क्या इस ऑब्जेक्ट के साथ, वेलोसिटी के साथ क्या होगा, एक्सेलेरेशन के साथ क्या होगा, सो ऑन सो फोर्थ. ये हमने पहले ही बोल दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट. थोड़ा सा एक्स एक्सिस को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और ये वाई एक्सिस है. प्रोजेक्टाइल मतलब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया. अब नॉर्मली जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है वो ऐसा देखता है, वो ऐसा ही देखता है, कहीं से स्टार्ट और कहीं पे जाके गिरा. करेक्ट, राइट, उसमें कोई गलत नहीं है. पर साइंस का स्टूडेंट क्या देखता है? वो ये देखेगा कि क्या हो रहा है इसके साथ. ये ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट क्या, वर्टिकल डिस्टेंस में, मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम क्या रहा होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर क्या रहा होगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा? क्या ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा? यस और नो, देखते हैं. क्या ये इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा? वो भी देखते हैं. ये जो मैक्सिमम हाइट है h, वो किस पे डिपेंड करेगा? ये भी देखना पड़ेगा. दूसरा, सिर्फ इतना नहीं है, देखने के लिए बहुत कुछ है. यू नीड टू थिंक लाइक रियल साइंस स्टूडेंट कि इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने दे दिया इसको u बार, ये एंगल हो गया थीटा. अब हमको क्या पता है? हमको पता है कि
क्योंकि ये वेलोसिटी है और ये वेक्टर है। हाँ, तो फिर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हमको पता है। मतलब ये एक कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, जिसको आप ux भी बोल सकते हो, है ना, एडजेसेंट साइड है तो एडजेसेंट कंपोनेंट u cos थीटा। और ये हो गया हमारा y कंपोनेंट, जिसको मैं u sin थीटा आएगा, जिसको मैं uy भी बोल सकता हूँ, राइट। ओके, अब यू शुड थिंक कि जब ये ऑब्जेक्ट अपने ट्रैजेक्टरी में, मैं इसको कलर लग देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, जब ये ऑब्जेक्ट अपने ट्रैजेक्टरी पे, अपने पाथ पे आगे जाएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, फिर मैक्सिमम हाइट पे भी तो आएगा ही, फिर यहाँ भी आएगा, और फाइनली वो ग्राउंड पे भी जाएगा वापस से, राइट। तो व्हाट वी शुड थिंक कि ओवरऑल जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं या नहीं, वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं या नहीं, और हो रहे हैं तो दोनों चेंज हो रहे हैं क्या, किसी भी एक चेंज हो रहा है। अगर सिर्फ एक चेंज हो रहा है तो एक ही क्यों चेंज हो रहा है, दिस थिंग्स यू हैव टू कंटिन्यूअसली थिंक। देखो बेसिकली क्या है, हमने अगर एक पत्थर को हवा में फेंक दिया, एक क्रिकेट बैट्समैन ने एक बॉल को मार दिया, राइट, तो बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर गया, मतलब अभी ग्रेविटी नीचे पुल करेगा, नीचे पुल करेगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब at any instant of time there is a force in the downward direction, not in the horizontal direction। मतलब क्या, ये जो uy है, ये uy का मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा, राइट। तो जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, मैं वापस बोल रहा हूँ, जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड में कम होते जाएगा, तो इट विल गो ऑन बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, वेयर एज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन ऑलवेज सेम। तो हर जगह पे सेम साइज का वेक्टर दिखाएंगे हम लोग। क्यों ऐसा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, कोई फोर्स नहीं है। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव y में, क्योंकि g इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता रहेगा, मतलब y डायरेक्शन का वेलोसिटी कम होते जाएगा। और मैक्सिमम हाइट पे, मैं बोल देता हूँ इसको सम बी पोजीशन, लेट अस से ये बी पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट इज बी पॉइंट। बी पॉइंट पे आने के बाद सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा वेलोसिटी का, देयर विल बी नो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, right। So I'll have to take some other color just to tell you components, थोड़ा सा अच्छे से समझेगा, वो कल रिपीट होगा ही वैसे, so don't worry about this, just to tell you। तो x component at any point along the trajectory will have same magnitude at any point, right। लेकिन ओरिजिन से लेके तो b पॉइंट तक y कंपोनेंट कम होते गया, और b पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होना ही चाहिए। क्यों, अभी वो ऊपर जा रहा था, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, अभी नीचे आना है, मतलब डायरेक्शन उल्टा होना है अब मोशन का। हाँ, तो फिर आप खुद का केस लो, हम लोग वॉक पे गए, घर से स्टार्ट किया, और वो वॉक का हमारा पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट होता है कि हम वहां पे जाके वापस आते हैं। तो वहां तक पहुंच गए, अब वापस आना है तो रुकना पड़ेगा ना, टर्न लेना पड़ेगा ना, डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो सेम है यहाँ पे भी, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया ना, अब मोशन नीचे होने वाला है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। फिर जब वो नीचे आएगा, तो नीचे जब आएगा तो y कंपोनेंट वापस से बढ़ते जाएगा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो y component of velocity will go on increasing but in negative direction। और वापस जब वो ग्राउंड पे आ गया तो y component of velocity will have exactly same value जब इनिशियल था, जब प्रोजेक्ट किया था तब, और जब ग्राउंड पे आ गया वापस तब सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है। पहले y कंपोनेंट ऊपर था, अब नीचे है, राइट। गुड। तो दिस इज हाउ a science student must think
कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, y कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है, x कंपोनेंट के साथ क्या हो रहा है, और x कंपोनेंट कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल में, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड से दूर जा रहा है, मतलब ग्राउंड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करने वाला है, राइट। सो मोर फिजिक्स एंड मोर मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी हमको बहुत कुछ करना है, बहुत सारे इक्वेशन डिराइव करने हैं, so that we will continue in next session, and I want you to go through at least this much for next session.